हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एस के जो बुक होती है उसके जो मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से आपका सोल्यूशन कराएंगे जितना भी इस वीडियो में हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साइड में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो हमारी अगली वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 10% की हानि पर रेडियो को 650 रुपये में बेचता है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 10% की हानि पर बेचता है तो इस क्रय मूल्य 10% की हानि मतलब 10/100। 10 से 10 कट गई, 1/10। ये हमारे पास सीपी और ये है लॉस। हम कभी भी हानि और लाभ कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होगा। तो इसलिए सीपी मीन्स क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य। तो हमारे पास सीपी कितना है, 10 रुपये, और एक का लॉस है। तो 10% की हानि पर 450 रुपये में बेची, तो सीपी 10 है हमारे पास और 1% का लॉस है। तो सेलिंग प्राइस होता है सीपी माइनस लॉस। तो तो हमारे पास सीपी है 10 और लॉस है 1। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया एसपी 9। तो सीपी से एसपी का रेशियो होगा 10/9। 10/9। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास 450 रुपये है, तो 9 रेशियो की वैल्यू 450 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 50 रुपये हो गई। इस प्रकार हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 50 रुपये है, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रेशियो की वैल्यू 1 रेशियो की वैल्यू 10 न 1 रेशियो की वैल्यू 50, तो 10 रेशियो की वैल्यू 1 गुणा में 10 और 50 गुणा में 10, तो 500। इस प्रकार हमारा क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। 3। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कोई दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो एलसीएम होता हमारे पास पहली से एक से ए गुणा बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। तो ये जैसे कि हमारे पास ये संख्या अनुपात में दी है, तो इसके साथ हम एक्स लेके चलेंगे, इसलिए 3x मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 84। ये हमारे पास एलसीएम है। तो 12x की वैल्यू हमारे पास 84 है, x की वैल्यू 7 आ गई। तो हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है? 4x। तो 4x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास अगला सवाल है, महत्तम समापवर्तक का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो जैसे हमारे पास 18, 45 और 72 दिया हो, इसमें जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास में से पे होगा। जैसे 18 को हम फैक्टर 18 के हम फैक्टर कर लेंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट 45 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमारे पास 72 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो हमारे पास इस प्रकार हम करेंगे। और इसमें अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3, जो तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट भी 3 होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास HCF होगा। इस अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 18 45 72, 2 से भाग करेंगे हम। 36, फिर हम 3 से 3 3 जा 9, 15 3 45 और 12 3 36। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, फिर 5, तीन। और ये हमारे पास इनका एलसीएम आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 2 3 6 7 18, 18 5 90, 90 और 90 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। एचसीएफ का ये शॉर्टकट वेरी शॉर्ट तरीका है। और ये हमारे पास एलसीएम निकाल सकते हैं हम इस प्रकार। हमारे पास अगला सवाल है, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किए करो। तो 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि होती है 2 पाई r। और हमारे पास जैसे 1 मीटर का लंबा तार है, तो हमारे पास इस 1 मीटर तार से हम ये सर्कल बनाया। तो परिधि, तो ये 100 सेंटीमीटर का तार है। तो 100 सेंटीमीटर हमारे पास परिधि हो गई। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और r इज इक्वल टू 100 पाई हमारे पास नीचे आ गया 22 गुणा 22/7, 7 ऊपर चला गया और 2 नीचे, तो 50। और फिर 22 कट गया 11 से, 2 से 25, तो 25 सत्ते 175 और बटे में 11। ये हमारे पास आर आ गई। तो अब इसके बाद आर की वैल्यू हमारे पास 175 बटे में 11 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया। तो अब आर की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे 175 बटे में 11, 175 बटे में 11। तो ये हमारे पास 25 सत्ते 175, 11 दूनी 22, 25 दूनी 50 मल्टीप्लाई 175 11। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 की 0, 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, 3 5 एकम 5 और 3 8। ये हमारे पास निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 9 16 25। नेक्स्ट सीरीज में अगला अंक क्या होगा। तो जैसे ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 का स्क्वायर।
इस प्रकार हमारा आंसर 6 का स्क्वायर और ये 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 49। जैसे अब अगर यहाँ पर -7 की क्यूब ये पूछा होता तो हमारे पास माइनस में आंसर आता 700 माइनस का 343। जैसे इसमें अगर हमारे पास पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और पावर अगर ओड होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन है। राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए हैं तो उसकी कुल कमाई कितनी थी? 50%। 50% का मतलब 50/100 1/2। ये हमारे पास टोटल इनकम है और ये खर्च। तो खर्च दो में से इसने एक भाग खर्च कर दिया तो बचा हमारे पास एक भाग। और खर्च कितना किया? 2000 रुपये उसने खर्च किए और इसमें हमारे पास दो में से एक भाग खर्च कर दिया तो एक भाग की वैल्यू 2000 रुपये। तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी थी? 2 भाग। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 2000 गुणा 2 4000 रुपये। ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई। अगला सवाल हमारे पास पार्टनरशिप से है। इसमें ए और बी ने क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। साल के अंत में व्यापार से प्राप्त लाभ को किस अनुपात में उनके बीच बांटा जाए? तो हमारे पास पार्टनरशिप में एक फॉर्मूला होता है जो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब लाभ। हमारे पास जो जैसे जब हम किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उसमें जो पूंजी लगाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या लागत मूल्य जो हमने खर्च किया। तो खर्च इन्वेस्टमेंट क्या है? 80,000 रुपये ए का और बी का है 60,000 रुपये। हम इनको ऐसे भी ले सकते हैं, इनके जो 0 है इनको खत्म कर सकते हैं, जैसे 8 और 6 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और टाइम कितना हमारे पास? साल के अंत में, मतलब 1 ईयर, ये हमारे पास टाइम है। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना आया? तो प्रॉफिट जैसे कि हमने बताया था, प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। तो इन्वेस्टमेंट की और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रेशियो 6 ये हमारे पास रेशियो में है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? इसको काट दें, 2 चौके 8 2 3 6, ये हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर इसी प्रकार हम इसमें टाइम भी निकाल सकते हैं, जैसे टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे टाइम। अब हम इसमें टाइम भी निकालना सीखेंगे कि कैसे। जैसे हमारे पास अगर इनका प्रॉफिट दिया होता कि ए का प्रॉफिट है 80 रुपये और बी का प्रॉफिट है 60 रुपये, और इन्हें शुरू में जब व्यवसाय शुरू किया तो इनकी जो इन्वेस्ट किया था इनने रुपये, तो उनका वैल्यू है 20 रुपये और इसका वैल्यू है 30 रुपये। तो हमारे पास तो उन्होंने कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया। तो इस प्रकार हम टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इनको डिवाइड कर। तो प्रॉफिट टाइम का
इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम भाग देंगे 20 चौके 80, 30 दूनी 60। ये हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि मूलधन 3000 रुपये दिया है और दर 5% और वार्षिक और समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SIPRT बटे 100। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T मतलब टाइम, समय। तो मूलधन हमारे पास है 3000 रुपये और रेट है 5% और टाइम 2 वर्ष बटे 100, 20 से 20, 30 पंजे 150, 150 दूनी 300, 3000। तीन सौ 150 दूनी 300 रुपया हमारे पास साधारण ब्याज है। इस प्रकार हम यही से इसी फार्मूले से रेट भी निकाल सकते हैं। SI मल्टीप्लाई 100 बटे P गुणा टाइम, और टाइम भी निकाल सकते हैं SI मल्टीप्लाई 100 बटे P गुणा R। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर सिस्टम्स या अलजेब्रा से है। 999 प्लस 588 का होल स्क्वायर, 999 माइनस 588 का होल स्क्वायर बटे 588 ये। तो इसकी वैल्यू निकाली हमारे पास। अब इस प्रकार ये दिखने में तो बहुत ही खतरनाक सवाल दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान है। इसको हम एक फॉर्मूला होता है, जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर, ये A हो गया, ये B, इसमें A ये B, तो A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB। इसकी वैल्यू निकाली है, तो हम इसको खोल लेंगे। इसको ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस का A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB बटे A। अब इसको सोल्व करेंगे। 2AB ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर प्लस 2AB बटे AB। इसको काट दें। अब ये हमारे पास आ गया 2AB 4AB बटे AB। AB से AB कैंसिल, इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। लेकिन आपको इतना पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसका इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आ जाए तो इसको सिर्फ सीधा आंसर याद रखेंगे 4। आगे जाने से पहले हम इसी तरह के कुछ और फार्मूले ऐड कर लेते हैं, जिससे आपको पेपर में आसानी होगी। जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो अगर आप जैसे इसमें फॉर्मेट आ जाए A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB, ये ऐसे फार्मूला है। जैसे हमारे पास दे दे कि A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2, तो जैसे क्वेश्चन दे दे हमारे पास 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर
इसकी वैल्यू बताओ। तो हम सीधा, आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मेट इस तरह का आएगा, तो आप सीधा ऐसे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 4। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर क्वेश्चन 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम सीधा आंसर याद रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4। जैसे अगला फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो अब आपसे क्वेश्चन ये फॉर्मेट ऐसे आ सकती है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए प्लस बी। तो आपको सीधा आंसर याद रखना है 3ab। जैसे आपके पास कोई वैल्यू दे दे, ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 30, तो जैसे 40 प्लस 30 का क्यूब, 40 क्यूब माइनस 30 क्यूब बटे 40 प्लस 30। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम खाएगी, इतना टाइम हमारे पास पेपर में रहता नहीं। तो आप सीधा इस ये याद रखेंगे, ये फॉर्मेट है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए प्लस बी। तो सीधा 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 30, तो ये हमारे पास होगा 3 चौके 12, 12 3 36, 3600। अगला क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज से है, एक आदमी को अपने वेतन में 10% की वृद्धि मिलती है। अब उसका नया वेतन 10,285 रुपये है, तो उसका मूल वेतन क्या है या क्या था। जैसे 10, उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% मतलब 1/10, 10 बटे 100, तो 10 से 10 कटी 1/10। ये हमारे पास जो मूल मतलब शुरुआती जो इनकम थी हमारे पास वो है, और ये वृद्धि है इनकम में। तो मूल इनकम था हमारे पास 10 और वृद्धि हुई है 11, 10 से 11, तो वृद्धि होने के बाद हमारा नया वेतन कितना है 10,285। एक रेशियो की वैल्यू हम इसको काट लेंगे 11, 99, 3, 99, 3 और 11 33, 5, 11 5 55। एक रेशियो की वैल्यू इतनी, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 935।
50 रुपये। अगला सवाल हमारे पास टाइम एंड वर्क से है। ए और बी 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। बी और सी 4 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में, कर सकते हैं। तो सी को अकेले करने में कितना समय लगेगा? तो ए और बी 3 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 4 दिन में, और सी और ए 6 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना? 6 12, 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 2 बराबर ए प्लस बी बराबर 12। तो अब हमारे पास इसमें वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास 12 नहीं 9 होगा। इन तीनों एफिशिएंसी कितनी है? 4 3 7 और 2 9 एफिशिएंसी है। और ये हर ए के साथ बी और बी के साथ बी सी के साथ भी है। तो दो तीनों की वैकेंसी वो एफिशिएंसी दुगनी हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2। तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 4। ए प्लस बी की वैल्यू 4। तो 4 प्लस सी बाय 9/2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी 9/2 माइनस 4 1/2। सी की वैल्यू 1/2। तो सी टोटल वर्क है हमारे पास 12 और अकेले सी की एफिशिएंसी है 1/2। तो टोटल वर्क क्या होता है हमारे पास? एफिशिएंसी गुणा टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? तो कितना समय में कर सकता है? तो टाइम हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी 1/2। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 24 डेज। तो सी हमारे पास 24 डेज में काम कर लेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन 14। यदि 169 रूट इज 1.30 है तो x का मान क्या होगा? तो हमारे पास इसको ये हम 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 और x का ये रूट हो जाएगा और ये 1.3। तो इसको इधर ले जाएंगे रूट 1/1.3, ये 1.3 यहाँ आ गया और इसको रूट
x ये हो गया। तो 10 हटाएंगे तो ये 10 ऊपर चल जाएगा और 13 नीचे रह जाएगा। तो रूट x, तो 13 से 13 कट गया। रूट x की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू 100। इसका हमारे पास x की वैल्यु 100 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, यदि एक चतुर्भुज के विपरीत पक्षों के प्रत्येक जोड़ी समान है तो यह क्या यह एक खालिस्तान है। तो चतुर्भुज के जैसे हम 4 साइड लेते हैं, एक चतुर्भुज जिसके विपरीत पक्षों के प्रत्येक जोड़ी समान हो, तो एक पतंग है जैसे पतंग, तो क्या इसकी ये विपरीत जो साइड है पक्ष ये समान है? नहीं, ये समलंब है। क्या इसकी विपरीत पक्ष समान है? नहीं। जैसे हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो ये हमारे पास समान होंगी, क्योंकि ये 90 हर पक्ष 90 डिग्री पर एक दूसरे पर है। तो इसका आंसर हमारे पास समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा टेंजेंट थीटा कोट थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। जैसे साइन कोसिकेंट को हम 1/sin में बदल लेंगे और टेंजेंट को वैसे की वैसे और कोट को 1/टेंजेंट। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 होते हैं हमारे पास। साइन से साइन कट गया, टेंजेंट से टेंजेंट, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कुछ जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट
90 माइनस थीटा और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस बटे साइन थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास ये भी होता है 1 बाय ये हमारे पास क्वाड्रेंट होती हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वे सारी ऑल पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसिकेंट। थर्ड में टेंजेंट और कोट और इसमें कोस और सीकेंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 क्वेश्चन 16 की क्यूब की स्क्वायर का मान बताओ। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 16 की पावर 6। कैसे? जब हमारे पास a है, कोई x है, x की पावर a दी है और इसकी पावर b, उसकी पावर c और उसकी पावर d, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक होता है। तो इसमें पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जैसे x की पावर a है और उसकी पावर b है, तो पावर क्या होगी? x की पावर a मल्टीप्लाई b। तो इस प्रकार 16 की पावर 3 की पावर 2 है, तो 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो 16 की पावर 6। जैसे a की पावर x है और b की पावर y है, a की पावर y है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x माइनस वाई, क्योंकि ये पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है। और जैसे a की पावर x है और a की पावर y, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर x प्लस वाई, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। और जैसे
तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम कुछ जीके के भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो लेवल है उसका भी आपको पता चल सके। तो दोस्तों, हम शुरुआत से ही इसके जो स्टार्टिंग करेंगे हिस्ट्री से ही। तो दोस्तों, भारतवर्ष यानी दोस्तों भारतवर्ष इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके बारे में फुल डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताया कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण से हिमालय सागर के तट तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण से हिंद महासागर के तट पर फैला हुआ एक उपमहाद्वीप है जिसे हम भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। एंड दोस्तों, भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिराकोल कहते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तरी बिंदु क्या कहते हैं? इंदिराकोल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, उत्तरी बिंदु को इंदिराकोल कहते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। प्राचीन नाम हिमूद्वीप भी प्रचलित है, यानी कि इसका जो प्राचीन नाम है वो हिमूद्वीप भी है। जामुन के वृक्ष की द्वीप इसका जो उपनाम है वो कहा जाता है। एंड दोस्तों, चलते और इसे थोड़ा और ऊपर, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि जो भारत का जो दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। हाँ, इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आता है। भारत के महाकाव्य और पुराणों में उसको भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो महाकाव्य जो पुराण जो हमने प्राचीन काल में लिखी गई थी उसमें भी है जो हमारा भारतवर्ष है उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अर्थात राजा भरत का देश भी इसे कहा जाता है, यानी कि जो महाकाव्य जो पुराण थे उसमें भारतवर्ष को भरत यानी जो राजा भरत था उसका देश भी कहा जाता है। यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया शब्द को कहकर पुकारा गया। तो दोस्तों, एक सिंपली बात मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया दो भागों में बटा होता है, एक होता है ग्रामीणी, एक होता है शहरी। तो अब जो शहरी होते हैं उसको हम भारत कह देते हैं और जो शहरी होते हैं उसको हम इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं, हमें जो लोकल या पर लैंग्वेज उसके हिसाब से। तो मध्यकालीन इतिहास में हिंदुस्तान या हिंद के कुछ अवशेष मिले हैं भारतवर्ष के नाम के आधार पर। चलते हैं दोस्तों और आगे। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो दोस्तों, हमें जो प्राचीन भारत है उसके बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है वो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है प्राथमिक साक्षात्कार, यानी कि जो पहले जो कुछ भी हुआ करते थे, जो भी अवशेष थे जिससे हमें आज तक जो भी कुछ मिला है उससे हम उसके बारे में जो पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी निकाल लेते थे। तो एक प्राथमिक स्रोत हो जाती है। एक साहित्य स्रोत, यानी कोई भी अपने जो साहित्य से लिखी हुई कोई किताब होती है, जैसे कि अपने जो अपना धार्मिक ग्रंथ है गीता है, जैसे उस समय का भी कुछ ना कुछ होगा तो उस साहित्य स्रोत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे उस प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, यानी दोस्तों जो दूर दूर से, जैसे कि आपको फैयान का आपको पता होगा, हेनसांग का पता होगा, ये दूसरे देशों से हमारे देश पर घूमने के लिए आए थे। अपने जो उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी जिसमें कि आप उन्होंने अपने जो पूरी जो ज़िंदगी में जो भी उन्होंने भारत में क्या देखा क्या नहीं देखा वो पूरी जो उसकी कहानी है वो उसमें उसने लिखी थी। एंड दोस्तों, चलते हैं और नीचे। प्राथमिक स्रोत में हमें क्या मिलता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत सर्वाधिक प्रमाणित है। यानी इसमें कहा गया कि जो भारत के लिए जानने के लिए जो प्राथमिक स्रोत है ना वो सबसे अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होता है, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्ति आदि आते हैं। भारतीय प्राथमिक स्रोत सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में यहाँ पर की गई थी, जिसने 1902 में जॉन मार्शल द्वारा उसका पुनर्गठन किया गया था। तो इसमें बताया गया कि तो प्राथमिक स्रोत का जो सर्वेक्षण विभाग होता है उसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी, लेकिन 1902 में उसका जो पुनर्निर्माण है वो जॉन मार्शल ने उसका जो कर दिया था। एंड दोस्तों, इसके बाद हम आते अभिलेखों पर। दोस्तों, यहाँ पर अभिलेख आप देख रहे होंगे, भारत में सर्वाधिक अभिलेख शिलाएं स्तंभ है। तो दोस्तों, यहाँ पर गुहाओं यानी गुफाएं, दीवार एवं सिक्कों पर खुदाई मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसी भी ठोस सतह पर खोदे गए भी अभिलेख होते हैं, जिससे कि किसी भी राजा की बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या कुछ भी उसमें जो जानकारी हो उत्कीर्ण करवाई गई हो। तो सबसे पहले गुफा, दीवारों व सिक्कों पर खुदे हुए मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया सबसे जो प्राचीन अभिलेख है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम उसमें आया हुआ है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया का बुगाजकोई नामक जो अभिलेख है वो है। इसके स्थान से 1400 ईसा पूर्व से मिला है, जिससे वैदिक साहित्य में देवता मित्र वरुण व इंद्र के नाम से मिलती है। दोस्तों,
जो इसमें जो अभिलेख है उसमें देवता मित्र, वरुण व इंद्र के नाम मिलते हैं। तो जो दोस्तों इंद्र व वरुण आज भी बहुत ही प्रचलित हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं। भारत में प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं दोस्तों। अधिकतर जो भी हमारे भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर जो है वो अशोक के काल के ही मिले हैं। आपको सभी को पता भी होगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। भारत में संस्कृत भाषा सबसे अधिक अभिलेख, यानी कि दोस्तों भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख है वो हमारे जो संस्कृत भाषा है वहाँ से हमें मिले हैं। चलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक सबसे जो प्राचीन अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में हमें मिला है वो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। हाँ जी दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है संस्कृत भाषा का। भारत में भगवत धर्म का विकास की जानकारी यूनानी राजदूत हेरोडोटस का गुड़ ध्वज स्तंभ लेख से प्राप्त होता है जो विजयनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को केवल हेडफोन लगाकर सुन भी लेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक में मिले हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जो अभिलेख है मैसूर कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अभिलेख है वो हमारे मिले हैं। यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों सिक्कों की बात हम करते हैं। तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रण शास्त्र भी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के ग्रीक शासकों, यानी दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने के सिक्के सबसे पहले ग्रीक शासकों ने जारी किए थे। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण एवं सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों ने, यानी दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण एवं सर्वाधिक, यानी कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो हमारे कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और सबसे अधिक जनसंख्या में यानी कि 5, 10, 15 ऐसे करके सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त शासकों ने यहाँ पर जारी किए थे। कुषाण शासक में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। यानी विशुद्ध यानी कि सोने में कुछ भी मिलावट करके जो बनाया गया उसको विशुद्ध कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वाधिक चांदी के सिक्के जो है सिक्के थे वे चलाए थे। एंड दोस्तों चलते हैं साहित्य स्रोतों पर कि हमारे साहित्य स्रोत में हमारे क्या क्या हैं जो आ रहे हैं। दोस्तों साहित्य स्रोत की हम बात करते हैं तो साहित्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक एक लौकिक साहित्य है। धार्मिक वे होते हैं जिसमें हमारे वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ है, बौद्ध एवं जैन साहित्य आते हैं। जिसमें कि हमारा जो जितना भी धार्मिक जो हिसाब किताब है वो आता है उसमें हम धार्मिक साहित्य पर लेकर चलते हैं। एक होता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर हमारा जो लौकिक साहित्य है ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि दोस्तों हमारे जो आज की जो हमारी बुक मान के जो हमारे जो प्राचीन बारे में बताती हैं ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, जैसे कि आपको पता होगा बाबर नामा, ये जितने भी जीवनियाँ हैं, साहित्य रचनाएं इत्यादि जितने भी हैं ये भी हमारे लौकिक साहित्य के अंदर आती हैं। दोस्तों वेद के बारे में हम भी आज पढ़ने वाले हैं। वेदों की संख्या 4 होती है। आपको सभी को पता होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के जो वेद होते हैं सबसे वेद होते हैं। एंड दोस्तों सबसे जो प्राचीन वेद होता है वो ऋग्वेद होता है। और जो सबसे नया वेद, यानी सबसे आप कह सकते हैं सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद होता है। दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोने के बारे में ज़्यादा अधिक बताया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य भाग दोनों में है। ऋग्वेद सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें सावित्री का भी वर्णन किया गया है और भी कुछ इसमें सोम देवता का वर्णन इसमें मिलता है। तो दोस्तों इन चारों वेदों में सम्मिलित रूप में इस चारों वेदों में सम्मिलित रूप से संहिता भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों इस चारों वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ भारतीय इतिहास में ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पुराना एवं बड़ा वेद ऋग्वेद को माना जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र, 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होता अर्थात कहा जाता था। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय कौशिकी। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा, आदित्य व सूर्य का आदि देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का प्रथम 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के 3वें मंडल में गायत्री मंत्र सावित्री देवता को उल्लेखनीय माना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष
सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है, जिसमें ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की व जांघों से वैश्य की व चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। यजुर्वेद यज्ञ विधि से संबंधित है। दोस्तों, यज्ञ विधि से संबंधित जो भी अपना जो वेद है उसको यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों भागों में, गद्य पद्य भाग दोनों भागों में पाया जाता है। यजुर्वेद दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद में भी पाया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में पाठ्यकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद में ब्राह्मण की शतपथ कहा जाता है। सामवेद गाए जाने वाले रचनाओं का संग्रह है। इस वेद में भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यह सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र पढ़े जाते हैं। दोस्तों आगे है सामवेद में ब्राह्मण पंच विषय जेमनी मानी जाती हैं। सामवेद के पाठ्यकर्ता को उद्गात कहते हैं। इसके रचनाओं को स्वर गायक होता है। अर्थवेद सबसे नया वेद माना जाता है। दोस्तों, अर्थवेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। इसके वेद में रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोने, वशीकरण, आशीर्वाद एवं लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, जादू टोने का जिक्र अर्थवेद के अंदर ही आता है। यह वेद अर्थ नामक ऋषि द्वारा रचित है। इसका नाम ब्राह्मण नामक पुरोहित करता था। इसमें ऋग्वेद भी कहते हैं। पुराण दोस्तों, पुराणों का भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। पुराणों में रचित लोक रस एवं उसके पुत्र अगस्त्य है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की भाषा संस्कृत है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो विष्णु पुराण है उसका संबंध हमारा मौर्य वंश से है। एंड जो वायु पुराण है उसका संबंध गुप्त वंश से है। मत्स्य पुराण सबसे संबंध सातवाहक व शुंगों से है। लेकिन सातवाहक सबसे प्राचीन पुराण भी माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महाकाव्य महाभारत इसकी रचना महाकाव्य में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो महाभारत हुआ आती है इसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई थी। महाभारत को पंचवेद भी कहा जाता है। महाभारत का जो अन्य नाम उसको जय संहिता के नाम से भी संबोधित पहले किया जाता था। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी। रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुई थी। उपनिषद उप का अर्थ है उमीनिस का अर्थ है बैठना। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्ग रचनाएं हैं। गुरु के समय बैठकर ज्ञान को सीखा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। 12 उपनिषद हैं जिसमें प्रमाणित माने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से दिया गया है। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ऐतिहासिक ग्रंथ मुख्यतः ग्रंथ है। कन्नड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगिनी है। रजत रंगिनी ने कश्मीर के राजवंशों के इतिहास के बारे में बताया है, के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। अग्रसेन साहित्य के आगमन कहा जाता है। कल्पसूत्र जैन धर्म के इतिहासकार भद्रबाहु द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साइड में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो मैं अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। एंड दोस्तों, अगर अभी भी आप भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से उसको जुड़ सकते हैं। तो जब तक जय हिंद, जय भारत।